आपहु शीतल होए कबीरा, आपहु शीतल होए। बड़ा हुआ तो क्या हुआ, जैसे पेड़ खजूर। बड़ा हुआ तो क्या हुआ, जैसे पेड़ खजूर। पंथी को छाया नहीं, पंथी को छाया नहीं, फल लागे अति दूर कबीरा, फल लागे अति दूर। खड़ा कबीरा चौक पर मांगे सबकी जय, खड़ा कबीरा चौक पर मांगे सबकी जय। ना काहू से दोस्ती, ना काहू से दोस्ती, ना काहू से बैर कबीरा, ना काहू से बैर। चलती चाकी देख कर दिया कबीरा रोए, चलती चाकी देख कर दिया कबीरा रोए। दो पाटन के बीच में, दो पाटन के बीच में, साबत बचाना कोई कबीरा, साबत बचाना कोई। भारत माता की। बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच भैया जी। कहीं में आपका एक बार फिर से स्वागत है। बातचीत के सिलसिले को जोड़ने के लिए एक बार फिर से मैं हाजिर हूं। आज नन्हे मुन्ने कुछ बच्चे भी आए हैं और मोदी जी से कुछ बात कहने के लिए आए हैं। हम हमारे बच्चों का DMD रोग से जीवन सुरक्षित करें। और तमाम जगह से मुझे पता चला कि 26 स्टेट से ये बच्चे आए हुए हैं अपने माँ बाप के साथ। मस्कुलर डिस्ट्रॉफी, रोग मुक्त भारत का सपना, महंगा इलाज। आपको याद है कि मैं कुछ दिन पहले मैंने किसी बच्चे के लिए कहा था 17 करोड़ रुपए इकट्ठे करने की बात थी। उससे पहले भी एक पेरेंट्स आए थे, उन्होंने 17 करोड़ की बात कही थी और उन्होंने तो खैर किसी तरह से जोड़ लिए थे, लेकिन 17 करोड़ जोड़ना एक आम इंसान के लिए बहुत दूर की बात। सरकार को इस पे पॉलिसी के साथ इस पे कुछ बातचीत जरूरी है और इस पर बहुत निश्चित तौर से बड़ी गंभीरता के साथ सोचने की जरूरत है। लेकिन जहां बातचीत होनी चाहिए, जहां यह मुद्दा आना चाहिए, मैं आपके चेहरों को देखता हूं तो लगता है कि कितने उतरे हुए चेहरे, कितने मासूम से और कितने मायूस से ये चेहरे। लेकिन ये जहां बात होनी चाहिए वहां तो विपक्ष बाहर है, निलंबित है और सदन में तो ये चर्चा होती ही नहीं है। अब सवाल ये है, मोदी जी हम और हमारे बच्चों का DMD रोग से जीवन सुरक्षित करें। कहां से आना हुआ आपका? बिहार भागलपुर। बिहार भागलपुर से आए हैं। आप कहां से आई हैं मैम? बुलंदशहर। बुलंदशहर से। और आप कहां से हैं? पटना बिहार। आप दिल्ली से हैं जी? कन्नौज यूपी। राजस्थान से। जयपुर राजस्थान से जी। बिहार से, गोरखपुर से, किशनगंज से जी। हाँ जी, सुपौल से, एकदम बिल्कुल बॉर्डर से। ये वो लोग हैं जो आज कई दिनों से दिल्ली आए हुए थे। इन्हें मालूम है कि भैया जी कहीं एक शो होता, वहां चलना चाहिए, वहां ये बात कहनी चाहिए। मस्कुलर डिस्ट्रॉफी, DMD परिवार, हम बच्चों की एक ही मांग, जीवन दान, जीवन दान। बहुत महंगा इलाज, 17 करोड़ का इलाज है। और जब मैं इनकी तरफ देखता हूं तो लगता है कि इसमें से कितने ऐसे बच्चे हैं जो देश के भविष्य हैं, राष्ट्रपति हो सकते हैं, प्रधानमंत्री हो सकते हैं, न जाने क्या नहीं हो सकते। लेकिन सच ये है कि इनके माँ बाप इनको लेकर इस ठंड में, दिल्ली की इस ठंड में मौजूद हैं। चर्चा होनी चाहिए, जहां चर्चा होनी चाहिए वहां शून्य है मामला। संसद में चर्चा होनी चाहिए इन पर, कानून और कानून इतनी सरलता के साथ बने कि यहां बच्चों तक पहुंचे। आज इस मुद्दे पर भी रखूंगा बात,
जरूर बात करेंगे आपसे, लोगों से, एक दो लोगों से जरूर पूछेंगे, और जितना हम कर सकते हैं भरकस प्रयास, जरूर आपकी आवाज पहुंचे, बहुत दूर तक जानी चाहिए। जी बिल्कुल आऊंगा जी, कुछ कहना चाहते हैं जी। एक तो जो 17 करोड़ का है ना, वो SMA का था, मस्कुलस ट्रॉफी का नहीं था। सेकंड ये है कि हमारे साइंटिस्ट ने ये प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा है कि अगर सरकार फंड दे, हम इंडिया में बहुत कम पैसों में दवा बना सकते हैं। मतलब अभी हम इसको करोड़ों में नहीं आंक सकते, इस मेडिसिन को करोड़ों में तब है जब ये बाहर से आती है, वो भी 17 करोड़ नहीं है, कम में है, कईयों की 3 करोड़ की भी है, 2 करोड़ की भी है। लेकिन सरकार की इच्छा शिक्षा की कमी है। जब साइंटिस्ट इंडिया के तैयार बैठे बनाने के लिए, सरकार उनको फंड दे, इंडिया में दवाई बनाए और कम लागत पे हमारे को प्रोवाइड करे। और मेरा तो काम यह है कि दबाव बनाएं, मेरा काम है दबाव बनाना। दबाव बनाने का मतलब है कि आवाज उठाना, बात उठाना, कहना, बार बार, 10 बार, 100 बार, 1000 बार, जितनी बार हो ये बात होनी चाहिए। टेलीविजन पे स्पेस नहीं है मुद्दे के लिए, इन मुद्दों के लिए कोई जगह नहीं है, समझने की कोशिश करिएगा। जगह है नहीं, बची नहीं, कोई जगह नहीं है टेलीविजन पे कि इन मुद्दों पे बातचीत की जाए या इन मुद्दों को बातचीत उठाई जाए। कोई समय ही नहीं हो, किसी से पूछेंगे तो कहेगा भाई मेरे पास तो वक्त ही नहीं है इसके लिए, कैसे उठाएं, कैसे बात करें। लेकिन ठीक है, आप जितनी ताकत हो उतनी ताकत से उठाइए, और हम जितनी ताकत के साथ दिखा सकते हैं। बस सिर्फ एक बात ध्यान रखिएगा, आंखों में आंसू मत लाइएगा, बिल्कुल नहीं। ये लड़ाई मुझे मालूम है बड़ी कठिन है। लाने पड़ते हैं आँख में आंसू, क्योंकि हमारे एक नहीं 2 बच्चे हैं, बहुत परेशानी है, हमें बहुत दिक्कत होती है, सरकार सुनती नहीं है हमारी। सर मेरा बच्चा जब चलता था, ये उसको DMD, अभी दूसरा लड़का मेरा ये है, इसको DMD है। मेरा बच्चा जो बोलता है ना कि हमारे घर पर न्यूज वाले तब आएंगे जब हम मर जाएंगे, तब हमारे न्यूज वाले हमारे दिखाने के लिए आएंगे। हमारे बच्चे ऐसे ऐसे हमारे बच्चे बोलते हैं सर। सब जगह से थक हार करके मैं वो जगह पर गया जिस जगह पर नहीं जाना चाहिए। हमारे बिहार के स्वास्थ्य मंत्री मंगल पांडे थे, मैं उनके दरबार गया। आज तेजस्वी यादव, नीतीश कुमार के यहाँ जनता दरबार में हम लोग को जब एप्लीकेशन डालते हैं जनता दरबार के लिए, तो हम लोग को एप्लीकेशन अप्लाई नहीं होता है। राष्ट्रपति शासन के यहाँ हम लोग ने दिया है एप्लीकेशन, वहाँ पर भी हम लोग ने, प्रधानमंत्री को हमने मेल किया है, वहाँ पर भी कोई नहीं है। हम लोग राष्ट्रपति से हम लोगों ने पूरे परिवार के साथ इच्छा मृत्यु की मांग की है, वहाँ से भी कोई अभी तक रिप्लाई नहीं। इच्छा मृत्यु दे दीजिए। इसलिए 2 बच्चे हैं, दोनों को DMD है, दोनों को है DMD। क्या करें? मैंने कहा कि रोइएगा मत, कैसे ना आंख से आंसू निकलेंगे ही। संतान सामने बैठी है, खड़ी नहीं हो सकती। माँ पिता खड़े हैं उनके संघर्ष के लिए, और संतानें बैठी हुई हैं सामने। क्या नाम है आपका? संध्या। कहाँ से आई हैं? यूपी कन्नौज से। यूपी कन्नौज से। कहाँ बच्चा? ये है बच्चा, ये बैठा है। ये बीमारी सर ऐसी है जैसे लकड़ी दीमक को प्रतिदिन खाती है, हम लोगों को पता नहीं चलता। उसी तरीके से ये हमारे बच्चों को हमारी आंखों के सामने प्रतिदिन कमजोर करती है, हम लोग कुछ नहीं कर पा रहे हैं। मैं समझता हूँ जितनी बार, जितनी संवेदनशीलता के साथ इस मुद्दे को उठाना चाहिए, मैं कोशिश करता हूँ, बार बार कोशिश करूंगा, जितनी बार हो सकता है करूंगा। लेकिन और बाकी बातचीत के लिए मुद्दे खुले हुए। कहाँ से आना हुआ आपका? उत्तराखंड रुद्रप्रयाग। रुद्रप्रयाग से। बहुत बहुत स्वागत है आपका। कुछ कहना चाहते हैं? हाँ जी, हाँ जरूर कहूंगा। उसके बाद डिबेट स्टार्ट होने के बाद कहूंगा। हाँ जी, डिबेट जब स्टार्ट हो जाएगी उसके बाद कहेंगे। चलिए, डिबेट तो स्टार्ट हो गई है, ओपन हो गई है, और आपको मालूम है कि 150 के करीब जो हैं सांसद दोनों हाउसेस के जो हैं बाहर हैं। और आज तो बीजेपी ने कहा कि बुजुर्गों का अपमान करना, अपने परिवार के बुजुर्गों का अपमान करना, या उनको अपमानित करते हुए दिखाना, या उनका वीडियो बनाना, ये कहाँ के संस्कार हैं जो ये हम देख रहे हैं। बातचीत शुरू करते हैं, डिबेट शुरू करते हैं। ऑल आर वेलकम। मैं आज किसी का तारुफ नहीं कराऊंगा, परिचय नहीं कराऊंगा, वक्त जाया होता है। जी, बीजेपी। प्रतीक जी, अभी जो कुछ देखा सुना, ये मुद्दा तो बहुत संवेदनशील है, लेकिन जब सामने प्रत्यक्ष हम उनको सुनते हैं तो थोड़ा सा भावनात्मक हर कोई इंसान हो जाएगा। और मैं आपके माध्यम से, इस शो के माध्यम से, इन तमाम लोगों की तरफ से भारत सरकार से, आदरणीय प्रधानमंत्री जी से विनम्र अपील करता हूं कि इस बारे में निश्चित रूप से आप कुछ न कुछ कदम उठाएं और शीघ्र इस समस्या का समाधान
देश में प्रस्तुत हो। हमारी संवेदनाएं इनके साथ हैं और मैं साथ ही एक मेरा जो विश्वास है कि जिसकी कोई नहीं सुनता ना उसकी भगवान तो सुनता ही है, ये सब जानते हैं। लेकिन इस देश में लोकतंत्र में बहुत सारे ऐसे समस्याओं का समाधान भी मोदी सरकार ने करके दिखाया, जिसकी कोई नहीं सुनता था उसकी मोदी जी ने सुनी है। मुझे पूरा विश्वास है इस समस्या को भी मोदी जी सुनेंगे और इसका समाधान मोदी जी सुनेंगे समस्या का। जी 5 साल से हम हमारी समस्या लेके आ रहे हैं, मोदी जी के पास आ रहे हैं, स्वास्थ्य मंत्री के पास आ रहे हैं, लोकसभा अध्यक्ष के पास जा रहे हैं, अभी तक कोई समस्या का समाधान नहीं हुआ, कोई रिप्लाई नहीं आया कि हम इसके सहमत में हैं। जी कहाँ से? राजस्थान से? राजस्थान से, भीलवाड़ा डिस्ट्रिक्ट से। भीलवाड़ा डिस्ट्रिक्ट से आए हैं। जी क्या नाम है आपका? मेरा नाम गोपाल शर्मा है। गोपाल शर्मा जी। बाबूजी? अखिलेश त्रिपाठी, वाराणसी से। जी मेरे भी बच्चे को डीएमडी है और इन बच्चों की लाइफ साइकिल आप जानते हैं कितनी है? मैक्सिमम 21 ईयर्स। जब बहुत मैक्सिमम जो आपने मैक्सिमम स्ट्रेच बताया 21 ईयर्स। अब बताइए क्या हम लोग करें? एक पिता आपने देख रहे हैं इन बच्चों को, दिन रात देख रहे हैं इन बच्चों को, पर डे एक दिन ये अपनी लाइफ का कम करते जा रहे हैं। और यहाँ तमाम और फालतू के मुद्दों के लिए सबके पास समय है, हर सरकार के पास समय है, लेकिन इन बच्चों की सुनने वाला कोई नहीं। जी मेरे भी 2 बेटे हैं, बेड पर रहते हैं। रो मत मेरे माँ, आराम से। कोई बात नहीं। बात नहीं कर पा सकती मैं। सर हम आज ये चाहते हैं कि आपकी राजनीतियों को भी आप ये पूछो कि ये क्या सपोर्ट करते हैं गवर्नमेंट के ऊपर, ये क्या दबाव कहाँ से आना हुआ? कहाँ से आना हुआ? नोएडा से। नोएडा से आया। फालतू के लिए, फालतू के मुद्दों के लिए, फालतू के समय है, बहुत सारा समय है, लेकिन जहां तिल तिल जिंदगी घुट रही है उसके लिए समय नहीं है शायद। मैं आपका सबका आपके मुद्दों के साथ स्वागत करता हूं। आते रहिएगा, बीच में जरूर सारे लोग एक साथ नहीं आ सकते, लेकिन बीच बीच में आते रहिएगा, दबाव बनाते रहिएगा। इलेक्शन का टाइम है, मेरी बात सुन लीजिए फिर ध्यान से। इलेक्शन का टाइम है, बार बार कहिए, जितनी बार कहिए कह सकिए। नोएडा के लोग हैं वो आ सकते हैं, इसलिए नोएडा वालों को एक ग्रुप बनाइए, उनको कहिए कि जाइए, शो में खड़े होइए और बार बार कहिए। जी कांग्रेस के प्रवक्ता। प्रतीक जी, ये तो सुनकर और देखकर सबका हृदय जो है कहीं ना कहीं दहल गया। ऐसी बीमारी और इतने लोगों के बीच में है, सच बात है हम लोगों को भी इतनी जानकारी नहीं है। मुझे लगता है इससे ज़्यादा आज जो है कोई मुद्दा है नहीं। आज कोई मुद्दे पर चर्चा बहुत गंभीर है ये डीएमडी का जो लेकर मुद्दे, अक्सर लोग आते हैं मेरे पास यहाँ। इन्हीं मुद्दों पर सभी लोग चर्चा करें कि बीमारी है क्या, इसके बारे में जागरूकता हो और पूरा देश समझे। बहुत लोगों को जानकारी नहीं है। मुझे लगता है सरकार के भी बहुत सारे पक्ष को जानकारी शायद ना हो। मैं इस पर वहाँ भी राजनीति नहीं चाहता हूँ कि कांग्रेस की सरकार या भाजपा की सरकार। जिन राज्यों की सरकारें हैं या जो सुन रहे हैं, देख रहे हैं आपके इस शो को, उन लोगों को भी संवेदना दिखाना चाहिए और इस बीमारी के प्रति जागरूकता बढ़ा करके हमारे जो वैज्ञानिक शोध हो सकते हैं, ये कई करोड़ की बात कर रहे हैं। हम लोग का तो घर द्वार कई जन्म, अगले कई पीढ़ियों तक बिक जाए तो भी नहीं हम लोग पूरा कर पाएंगे, तो कैसे करेगा लोग इतना इस तरह की बीमारी। मुझे लगता है इस पर पूरी तरह सभी सरकारों को और सभी को, इसमें कोई राजनीति कांग्रेस भाजपा नहीं करके, सबको मिलकर के इसके लिए एक ईमानदार प्रयास। एक विपक्ष की आवाज और एक जिम्मेदार विपक्ष की आवाज यहाँ पर। उन्होंने कहा कि इस पर कोई राजनीति नहीं, हम सबको एक साथ आना पड़ेगा और इसके लिए आवाज उठाना पड़ेगा। देर जरूर लग सकती है, मुझे मालूम है देर जरूर लग सकती है, लेकिन रोशनी ऐसा नहीं है कि आएगी नहीं, आएगी, जरूर आएगी। रात में सोते हैं हम, उनको भी ऐसे ही उल्टा पलटी करते हैं, खाना खिलाते हैं, पानी पिलाते हैं, बाथरूम। मुझे मालूम है, मैंने देखा है, मैंने परिवार से कई परिवारों को मैं जानता हूं जहां हैं, लेकिन बहुत हिम्मत और बहुत उन परिवार के लोगों के बीच में कितने लोग ऐसे हैं जो स्वयं झेलते हैं। मैं पेरेंट्स को नमस्ते करता हूं, प्रणाम करता हूं। मैं जानता हूं आपके कष्ट कितना बड़ा कष्ट है और कहां से कैसे गुजरती हैं आप। मैं इसका बिल्कुल अंदाजा है मेरे पास। एक ही बात बार बार कही जाएगी तो दबाव बनेगा, जरूरी। मेरी बात सुनिए, हर आदमी बोले जरूरी नहीं, बिल्कुल जरूरी नहीं। आपका मकसद ये है कि इस बीमारी पे सरकार कोई ना कोई आवाज सुने और इस पे कोई ना कोई हल लेके आए। हर आदमी, मेरी बात सुनिए, आप यहाँ आए हैं ना, यहाँ, अरे आप संयोजक महोदय सुनिए, मेरी बात सुनिए संयोजक महोदय, बहुत ध्यान से सुनिए। मैंने एकदम आपको सूत्र बता दिया। आप रोज नहीं आ पाएंगे यहाँ पे, लेकिन जो नोएडा के लोग हैं वो रोज आ सकते हैं यहाँ पे। उनको भेजिए और उनसे कहिए कि दबाव बनाए रहें और बच्चों के भविष्य को कैसे आगे ले जाया जा सकता है इस पर सोचें बार बार।
जरूर करेंगे, इस पर बात करेंगे एक बार। जी मुझे दीजिए एक बड़ी मतलब इतने सालों से मैं आपके एक शो में लगभग 5-6 सालों से आता हूं और भी कई बार मुद्दे आते रहे और सब मुद्दों को क्या पता आपके प्रति भी एकमात्र ये शो है जिस शो के माध्यम से लोग अपनी समस्या लेकर आते हैं और शायद उनका कुछ न कुछ निदान होता होगा तभी लोग आपके बीच आशा है। उनको लगता है कि कहां कितने पत्र लिखे, संयोजक साहब कह रहे हैं कितने पत्र लिखे, कितने लोगों को कह दिया, लेकिन कोई हल नहीं निकलता। मैंने कहा कि ठीक है, यहां भी आइए, कोशिश करिए, बार बार करिए, कहीं ना कहीं कोई सा कोई चीज निकल आ जाएगा। ये रोग के बारे में हम लोग को भी पहली बार जानकारी मुझे व्यक्तिगत लगी है। कोई बात नहीं, और ये हृदय विदारक है, बहुत हृदय विदारक है। और इसमें बच्चे, और ज्यादा से ज्यादा जो बात उन्होंने कही मैं तो कह नहीं पाता, लेकिन वो पिता का हृदय कितना मजबूत होगा जो मुझसे कह रहा कि इस बीमारी में सिर्फ 21 साल। बहुत सारे लोगों को जानकारी है दिल्ली में जो रहते हैं, बड़े शहरों में जहाँ पे बहुत सारे लोग इस बारे में बार बार बातचीत कर रहे हैं, वो इस बात से भिज्ञ हैं। आम आदमी पार्टी का व्यू एंड देन फिर डिबेट इज ओपन। जी देखिए, आपके सारे बच्चे बैठे हैं शो में, इनके पीछे माता पिता और उनकी आंखों में आंसू, मुझे लगता है कि पूरा दिल दुखने वाला ऐसा पूरा पिक्चर दिखाई देता है। और ये हालत है कि ऐसी रेयरेस्ट बीमारी जिसका इलाज अभी हमारे साइंटिस्ट खोज रहे हैं। मैं अपील करना चाहता हूं, इलाज है इसका, लेकिन दैट इज वेरी वेरी कॉस्टली, बहुत महंगा है। या तो इलाज है तो बहुत महंगा है। हाँ। इसलिए सारे माता पिता की आंखों में आंसू हैं। मेरी सारे सरकारों से आपके माध्यम से अपील है कि ऐसे इलाज की पूरा सारा समीक्षा करने की जरूरत है, उसका इंतजाम करने की जरूरत है। इसलिए मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल जी कहते हैं कि हमको शिक्षा और स्वास्थ्य, दो मुद्दों पे पूरे देश में राजनीति करने की जरूरत है, ताकि ऐसे माता पिता की आंखों में आंसू नहीं आए, क्योंकि विषय राजनीतिक नहीं है। सारी सरकारों को इस पे काम करने की जरूरत है। अगली बार जब आप आए नए साल में, संयोजक साहब अपना नंबर छोड़ के जाइएगा मेरे पास, जब आए तो किसी डॉक्टर को मैं बुला लूंगा, तो इसमें और लोगों को, जितने लोग वहां दूर दूर देश में बैठे हैं कोने कोने पे, उनको जानकारी होगी। जी कुछ कहना चाह रही नीति जी? प्रतीक जी, आज हृदय से बोलना चाहती हूँ कि संसद के समान लोकतंत्र का एक मंदिर भैया जी कहीं का ये प्लेटफॉर्म भी है जहाँ पे देश की जनता अपनी समस्या लेकर आती है। और आपके दायित्व निर्वहन को मैं सैल्यूट करती हूँ कि जिस तरीके से आप अपने दायित्व का यहाँ निर्वहन करते हैं और इन लोगों को एड्रेस करते हैं। इसी तरह अगर हमारे सांसदों ने अपनी लोकसभा की मर्यादा को अगर रखा होता तो आज शायद ये समस्या देश को देखने नहीं पड़ती। नाउ द डिबेट इज ओपन। आखिरी सेंटेंस इन्होंने बोला कि अगर इन्होंने मर्यादा या शुचिता या गंभीरता को रखा होता तो शायद ये दिन ऐसे ना देखना पड़ता, या इस तरह से बच्चों को यहाँ ना आना पड़ता। नो द डिबेट इज ओपन। प्रभात जी डिबेट के हिस्से पे चलते हैं। जी भैया, शब्द ही नहीं है इस हृदय विदारक दृश्य को देखने के बाद, शब्द ही नहीं है कि जब एक पिता ये कहता हो कि मेरे सामने मेरा बेटा तिल तिल मर रहा है और मैं देखने पे मजबूर हूँ। वो कह रहा है घुन की तरह बीमारी है। मैं भी रियली नहीं जानता इस बीमारी के बारे में, और मुझे कहने में जरा भी अतिशयोक्ति नहीं है कि मुझे नहीं पता था। लेकिन जो स्थिति है, जो हमारे नौनिहाल यहाँ बैठे हैं, बहुत हृदय विदारक है। मेरे पास बैठे तो हैं, सामने बैठे, मेरे पास शब्द नहीं है इस पीड़ा का वर्णन करने के लिए। मैं सैल्यूट करता हूँ ऐसे माँ और पिता जो भी यहाँ पर आए हुए हैं, सैल्यूट है आपको, क्योंकि मैंने अपने जीवन में इस कष्ट को झेला है अपने पिताजी को लेकर के, कि जब एक पेशेंट घर में होता है प्रतीक भाई, और उसका अटेंडेंट कितना कष्ट झेलता है, वो मैंने झेला है। और मैं उस पीड़ा के साथ इनके साथ खड़ा हूँ। मेरी पूरी संवेदना, और मैं चाहता हूं, मेरी नहीं, ये पूरे मंच की संवेदना आपके साथ है। इस मंच में हर कोई, मैं चाहता हूं कि सरकार इस पे कोई पॉलिसी, इस पे कोई बातचीत करे, और बहुत तुरंत फौरी तौर पे इस पे कोई बातचीत होनी चाहिए। जी बिल्कुल, इसमें कहीं दो राय नहीं है। मैं प्रधानमंत्री जी से और सारे सरकारों से यह आग्रह करता हूं कि कोई भी फंड हो, उस फंड का इंतजाम करें। बात जी होगा कैसे जब विपक्ष बाहर बैठा है, जिम्मेदारियां गैर जिम्मेदारियां, इस पर लेकर तमाम बहस है। प्रतीक भैया, मैं अभी इन बातों को लेकर के इतना विचलित था कि मेरे पास शब्द नहीं थे कि मैं और कुछ बोल पाता। अब आपने जब मुद्दा वहां छेड़ दिया कि विपक्ष की स्थिति, तो मैं आज सैल्यूट करना चाहता हूं अपनी उस बहन को भी। एक नाम है इस देश में, साक्षी मलिक। आज उन्होंने रेसलिंग से क्विट किया। जानते हैं वो भी हृदय विदारक है। ऐसा होना चाहिए था क्या? और शर्म किसको आनी चाहिए? शर्म सरकार को भी आनी चाहिए और शर्म हमें भी आनी चाहिए जो यहाँ खड़े लोग हैं। और मैं आपके सम्मानित चैनल के माध्यम से कहता हूं कि आखिर क्यों साक्षी मलिक जी को करना पड़ा क्विट? जानते हैं इसका कारण? इसका कारण है सत्ता में बैठे हुए वो बेहया प्रवृत्ति के लोग, जिन पर अंकुश नहीं लगाया जा रहा है। और जब तक उन पर अंकुश नहीं लगेगा, ऐसे साक्षी मलिक क्विट करते रहेंगे। जी वेरी गुड। सुप्रीम कोर्ट के आदेश पर आज जिसकी घटना की आप बात कर रहे हैं, चुनाव होता है। एक व्यक्ति जो 12 वर्षों से अध्यक्ष था, जिस पे आरोप लगा, वो हारता है। दूसरा व्यक्ति वो नहीं रहता है, चुनाव भी नहीं लड़ता है, दूसरा व्यक्ति जीतता है। वो व्यक्ति महासचिव में दर्शन पाल का
विरोध करता है वो जीत जाते हैं, उसके बाद भी आप रिजिड हो जाएंगे तो फिर आपके साथ तभी तक जनता खड़ी होगी कि आप अपना रिजिड छोड़ेंगे। आपको राजनीति से नहीं, कहना यही चाह रहे हैं कि आप देश के लिए क्या उपराष्ट्रपति ने कुछ नहीं किया। नहीं, मैं साक्षी मलिक पे नहीं लगा रहा हूँ, ये रिजिड होना गलत है। लोकतंत्र में भावुकता अलग बात है, लेकिन ये भावुकता है। क्या सुप्रीम कोर्ट के आदेश पर आदेश नहीं हुआ, क्या चुनाव नहीं हुआ, दूसरे बच्चों के लिए भी है सर। इस बीमारी में जैसे हम लोग पीड़ित हैं, एक ना टेस्ट होता है CVS टेस्ट, अगर सरकार उसको कंपलसरी कर दे तो कम से कम टेस्ट CVS टेस्ट कंपलसरी कर दे। हर जो मतलब मैरिज होती है लड़का लड़की की, मैरिज के बाद ये टेस्ट होता है। कम से कम जो बच्चे आने वाले हैं उनको तो रोका जा सकता है। अभी हमें ही सरकार लानी दे रही है और ये संख्या बढ़ती जाए। CVS टेस्ट कितना कॉस्टली है? ज्यादा कॉस्टली नहीं है सर, सरकारी हर चीज आज 5 से 10 हजार में टेस्ट हो जाता है ये, लेकिन अवेयरनेस की वजह से अब जो कह रहे हैं ये बहुत महत्वपूर्ण बात कर रहे हैं कि CVS टेस्ट सरकार को कंपलसरी करना चाहिए। अगर वो कंपलसरी हो तो डिटेक्शन जो है वो पहले पता चल सकता है। लेकिन सवाल ये है, ये तो हम कंपलसरी कर देंगे, लेकिन कुछ चीजें और भी कंपलसरी करने की जरूरत है। वो कहां से लाएं जिसकी जरूरत है सबसे ज्यादा? हमने तो चुन के भेजा था कि इस पर बहस होगी, बातचीत होगी, कोई नए मुद्दों पे नई बात होगी। इस पर बात होगी कि स्वास्थ्य और शिक्षा पर कैसे बात बनेगी। इस पर बात होगी कि अगर कोई बीमार है, अगर हमारी पीढ़ी कमजोर है तो उसको कैसे आगे लाएंगे, इस पर बात होगी। लेकिन बात तो कुछ और चली गई, बात तो कहीं और होने लगी, बात तो किसी और पे हो गई। तो सवाल यह है कि मां के आंखों में आंसू क्यों ना हो, पिता ये क्यों ना कहे कि मेरे बच्चे की उम्र सिर्फ 21 बरस हो सकती है मैक्सिमम इस बीमारी में, DMD में, और तिल तिल के जा रहा है। उस सोचिए उस पिता का दिल क्या कहता होगा जो कह रहा कि मेरे बच्चे की उम्र जो है तिल तिल कम हो रही है। क्या बोलूं मैं? जी सर, मैं थोड़ी देर के लिए चला गया था क्योंकि मैं भुक्तभोगी हूँ। हमारे पिताजी को भी ऐसे हुआ है कि उनको ले आना। हमारे यहाँ कोई है नहीं, सिर्फ माता जी हो, हमारे 2 बच्चे हैं जो दिन रात लगे रहते हैं। हम लोग का दुर्भाग्य है ये कि उनके साथ नहीं है। ये मौका हमारे लिए था क्योंकि हम पुत्र हैं, हम भुक्तभोगी हैं। इसलिए मैं सरकार से कहना चाहता हूं, मोदी जी से कहना चाहता हूं कि इस देश के गरीबों की पुकार सुनिए और इन बच्चों के लिए एक ऐसी सिस्टम बनाइए, एक ऐसी उपचार बनाइए ताकि इनका इलाज हो और ये खड़े हो सके। ये इस देश के लिए बहुत जरूरी है। यही हमारे देश के भविष्य हैं। अगर ये अंधकार में रहेंगे तो ये देश कैसे चलेगा? मोदी जी, मैं आपसे हाथ जोड़ करके विनती करता हूं कि इनकी आवाज सुने। और मैं इनको कहना चाहता हूं कि राजनीति मत करिए साहब, महिलाओं के ऊपर राजनीति मत करिए। आओ, वो जो महिला है उस पर तो कार्रवाई हो रही है, सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट। आप आज तक नहीं बता पाए, आपके कान में जू तक नहीं रहेगी जब कश्मीर में उस बहन को बलात्कार करके आरी से काट दिया गया तो आपके राहुल गांधी जी, आपका नेता कांग्रेस पार्टी की आवाज तक नहीं जाती है। ये इस देश का दुर्भाग्य है। इन्हें लोकतंत्र की चिंता नहीं है सर, इन्हें सिर्फ एक परिवार की चिंता है। इन्हें इन बच्चों की चिंता नहीं है, इन्हें सिर्फ एक परिवार की चिंता है। नहीं, साक्षी मलिक जी का मैंने जब जिक्र किया, जब देश के उपसभापति, देश के उपराष्ट्रपति एक संवैधानिक पद पर बैठे हैं, रुको, वो कहते हैं कि मैं एक जाट जाति से आता हूं, मेरा असम्मान, मेरा अपमान जाट जाति का अपमान है। संवैधानिक पद पर बैठा व्यक्ति ऐसी बात बोल सकता है क्या? और जब ऐसी बात बोली जाएगी तब पूछा जाएगा कि जो जाट आंदोलन कर रहे थे, जो हमारे किसान, प्रभात जी, आज मैं बिल्कुल मूड में नहीं हूं कि बहस हो। मैं एक सेकंड दीजिए बस, बिल्कुल मूड में नहीं हूं बहस हो। मैं आपसे ये पूछना चाहता हूं, तो क्या संवैधानिक पद पे बैठा हुए व्यक्ति को अपमानित किया जा सकता है? नहीं, अभी ने कहा ना कि क्या ये कह सकता है, तो क्या ये कहा जा सकता है? मैं बस पूछ रहा हूँ। नहीं, उपराष्ट्रपति जी का कोड है, वो कह रहे हैं कि मेरा पूरी जात जाति का अपमान। क्या मतलब होता है? तो मैं आपसे पूछ रहा हूँ, भारतीय जनता पार्टी पूरे देश में फैला रही है। ये समाज का दर्द है जो कि उनको तो अपने पिता के तुल्य। मैं कहता हूँ प्रभात जी, छोड़िए,
छोड़िए, जात छोड़िए, मैं आपसे एक सवाल पूछता हूं, जो नकल उतारी गई क्या वो सारे समाज में बुजुर्गों का अपमान है या नहीं? इसका जवाब दीजिए मुझे। मैं आ रहा हूं। एक संवैधानिक पद पर बैठे हुए उपराष्ट्रपति का इस प्रकार से मिमिक्री करना और कांग्रेस के भावी मिस्टर राहुल गांधी का फोटो खींचना, वो एक देश के लिए शर्मसार है और बहुत ही ज्यादा शर्मसार है। जी बिल्कुल, मैं बीजेपी को दूंगा। जी प्रतीक जी, अभी यहाँ पर बहुत संवेदनशील विषय पर बात हुई, गरीबी की बात हुई, गरीबों के साथ खड़ा होने का आह्वान हुआ, सबने एक स्वर में कहा, लेकिन अगले ही क्षण कहाँ पहुंच गए? तुरंत जाति जाति। अभी इनको जाति के आधार पर चीजों को देखना है। इनकी राजनीति स्पष्ट है। मोदी जी ने साफ कहा ना, देश में हम सबसे बड़ी प्राथमिकता गरीबों के लिए है, महिलाओं के लिए, किसानों के लिए और युवाओं के लिए है। कोई एक जाति बताइए जिसमें ये चारों वर्ग शामिल ना हो। तो मोदी जी जिस सकारात्मक राजनीति की ओर बढ़ रहे हैं, उससे रोकने के लिए संसद के भीतर क्या होता है उसका एक नमूना यहाँ भी उनके प्रतिनिधि दिखाते हैं। कोड ऑफ कंडक्ट है इस डिबेट का। एक व्यक्ति जिसके सामने माइक है वो बोलेगा। प्रतीक जी को माइक हटाने का अधिकार है, लेकिन दूसरा अगर डिस्टर्ब करता है तो प्रतीक जी भी उसको कई बार प्रतीकात्मक सजा देते हैं। वैसे ही संसद के भीतर नियम कानून संविधान लागू है। अराजकता से लोकतंत्र नहीं चलेगा। नहीं चलेगा जी। सबको बाहर निकाल देना भाई, सबको कैसे बाहर निकाल? सबको बाहर कर दे। यही तो तानाशाही के खिलाफ हम आवाज उठा रहे हैं। सबको निकाल दे बाहर। ये विपक्ष चाहिए नहीं, इनको डर लगता है। इनको जब मैंने उसने बोला था ना तानाशाह डरपोक होता है, यही कारण था बोलने का। देश को विपक्ष नहीं चाहिए, इसीलिए 44 सीट पे आप अटक गए हैं। देश को विपक्ष नहीं चाहिए आप जैसा, इसीलिए आप 44 सीट पे अटक गए। हमें वोट दे रहा है ना, वो पूरी जनता तुम्हारे हिसाब से मूर्ख है। जो विपक्ष को वोट करती है वो मूर्ख है। निकाल दो ना पूरे विपक्ष को बाहर, पूरे विपक्ष को कर दो बाहर। अमित, ये तानाशाही इस देश की जनता जवाब देगी। अरे तानाशाही होता तो मत जनता जवाब देगी। 19 के बाद फिर आ गया, 19 के बाद आपके शो में फिर आ गया, क्योंकि मुझे कहीं एंट्री नहीं है। एंट्री नहीं है कहीं, किसी की एंट्री नहीं है। रुको, मैं आ रहा हूं, आऊंगा, आ रहा हूं। चुपचाप खड़े रहिए। जी बोलिए। इन्होंने कहा तानाशाही। मैं आपको यही कहना चाहता हूं भैया, आप वो तानाशाही भूल गए जब देश को इमरजेंसी की हाल में झोंक दिया गया था, युवाओं को अंधेरे में बंद कर दिया गया था, देश के नेताओं को, विपक्ष को आप जेल के काल कोठरी में डाल देते थे, तब कहा था। और मैं दूसरी बात देखिए, मुद्दा आज देश में मिमिक्री है ही नहीं। मुद्दा है कि लोकतंत्र के मंदिर में इतना बड़ा हमला होता है जो भारतीय जनता पार्टी के सांसद के द्वारा पास बना के अंदर लिया जाता है। जब देश के सांसद आवाज उठाते हैं, उस पर एक्शन हो, तो देश में 141 सांसदों को सस्पेंड कर दिया जाता है, उनकी आवाज को दबा दिया जाता है। लेकिन उसके बाद ये लोग कहते हैं कि जाट का अपमान हो गया। मुझे याद है हमारी बहन साक्षी मलिक, जिसने आज कुश्ती से संन्यास ले लिया क्योंकि भारतीय जनता पार्टी के सांसद के से को न्याय नहीं मिला। उन्होंने कहा किसानों का अपमान हो गया। जब दिल्ली की सरहद पर 700 किसानों ने जिन्होंने अपनी जान गंवा दी, जब भारतीय जनता पार्टी का एक आदमी नहीं बोला। ये राजतंत्र वाले लोकतंत्र की बात करते हैं। तब लोकतंत्र कहाँ गया था? जब इमरजेंसी में आपने सारे विपक्ष को जेल में डाल दिया था, तब लोकतंत्र कब गया था? जब सारे, अब 2 मिनट शांति रखिए, शांति रखिए। आप अपने अधिकारों का दुरुपयोग करते हैं। आपको ये बताइए, नहीं है हिम्मत में। मैं किसी पार्टी विशेष की बात नहीं करूंगा। आज अभी एट प्रेजेंट लोकतंत्र का अस्तित्व खतरे में है। सबसे बड़ी बात है लोकतंत्र के ऊपर प्रहार किया जा रहा है। जब चुनाव आयुक्त की नियुक्ति की जाती है एक निष्पक्ष बोर्ड के द्वारा, जिसमें एक सुप्रीम कोर्ट का न्यायाधीश और एक प्रधानमंत्री और विपक्ष का नेता होता है, तो मेरे को एक बात समझ में नहीं आती, इसमें जो सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश का पद क्यों हटा दिया जाता है जानबूझकर, और उसकी जगह मोदी जी अपने मंत्रिमंडल के सदस्य को लाते हैं ताकि चुनाव आयुक्त को। इलेक्शन कमीशन में डिफाइंड है कैसे? वो तो और डेमोक्रेटिक किया उन्होंने। बिल्कुल मैनिपुलेट किया जा रहा है। नहीं, रॉन्ग इंफॉर्मेशन है। आज तक पहले तो केंद्र सरकार जिनको चाहती थी उनको नियुक्त कर देती थी। सुप्रीम कोर्ट ने तात्कालिक व्यवस्था करके सरकार को कहा था कि अब व्यवस्था बनाइए और उसके तहत बनाई गई है। अभी लोकतंत्र की बात कर रहे थे। ये लोकतंत्र का मजाक इससे बड़ा क्या हो सकता है जो आम आदमी पार्टी कर रही है? एक घोटाला जिसमें एक व्यक्ति 1 साल से जेल में बंद है, दूसरा 8 महीने से बंद है, तीसरा 2 महीने से बंद है,
उसके बाद भी चौथे से पूछताछ के लिए क्या बुलाया जा रहा है। अरविंद केजरीवाल कहते हैं मुझे पहले चुनाव प्रचार करना है, फिर कहते हैं मुझे विपासना जाना है। ये वही लोग हैं ना जो कहते थे आरोप लगे तो पहले इस्तीफा दो, जांच कराओ, और जांच से भाग रहे हैं ये लोग। जी कहां से आना हुआ? सर मैं ये कहना चाहूँगा, ये फ्री की रेवड़ियाँ जो बढ़ रही है ना यहाँ पे, कहाँ? दिल्ली में या पंजाब में, जो फ्री की रेवड़ियाँ, हाँ फ्री की रेवड़ी जो बढ़ी जा रही है यहाँ पे, हाँ। और जो बकवास करते हैं, बीजेपी के जितने भी सांसद है कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन उनके ऊपर कांग्रेस वाले जो परेशान कर रहे हैं उनको, ये बहुत बड़ी दिक्कत है। अच्छा कांग्रेस वाले परेशान कर रहे हैं बीजेपी वालों को? अच्छा ये बताओ, बीजेपी वाले गुलाब की पंखुड़ी हैं? कांग्रेस से घुसाया वो जो है ना, वो हमारे लिए बहुत अच्छे हैं। वो कह रहे कि कांग्रेस वालों को बीजेपी वाले परेशान कर रहे हैं, तो मैंने पूछा क्या बीजेपी वाले गुलाब की पंखुड़ी हैं? न्यूज़ 18 के साथ सुनो भैया जी की बात, अच्छी न्यूज़ 18 के साथ सुनो भैया जी की बात। भैया जी गहन में जनता करती मन की बात, अरे भैया जी गहन में जनता करती मन की बात। न्यूज़ 18 के साथ सुनो भैया जी की बात, अजी न्यूज़ 18 के साथ सुनो भैया जी की बात। भैया जी गहन में जनता करती मन की बात, अरे भैया जी गहन में जनता करती मन की बात। नेता है तैयार, यह जनता भी तैयार, अजी नेता है तैयार, यह जनता भी तैयार। भैया जी और बाजी मिलकर पूछे रोज सवाल, अरे भैया जी और बाजी मिलकर पूछे रोज सवाल। भारत माता की। बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच। हमारी भी एक परेशानी है, और वो परेशानी ये है कि आग का दरिया है और तैर के जाना है मुझे भी। दिक्कत ये है कि मुझे जब मैं आपके साथ हूं या आपकी तरफ घूम जाता हूं तो वही आप ही जैसे आप ही लोगों के बीच से एक छोटे से शहर से आया इंसान हूं, खो जाता हूं आपके बीच में। बहुत देर लगती है मुझे वहां से निकलने में, और बाज दफा ऐसा होता है कि मैं निकल नहीं पाता हूं बाहर। जो शो कर तो रहा हूंगा वो शो, लेकिन मैं पूरी तरह से बाहर नहीं आ पाता। ये मेरा दिक्कत है। अगर बहुत प्रोफेशनली बात करें तो हमको डूबना नहीं चाहिए, और मुझे सतही तौर पे कह के निकलना चाहिए और निकल जाना चाहिए। हाँ, ये एक बीमारी है, और इस बीमारी से मस्कुलर डिस्ट्रॉफी कहते हैं। इसका इलाज लाइलाज बीमारी है। ज़्यादा से ज़्यादा 21 बरस आदमी बच्चा जीता है, तिल तिल मरता है, माँ बाप को मालूम होता है। मैं भी कह के निकल जाऊं, लेकिन मुश्किल मेरे साथ ये है कि मैं कर नहीं पाता। ये मेरी दिक्कत है, मैं नहीं निकल पाता वहां से। बहुत देर तक रहता हूं कि कैसे वहां से बाहर आऊं, कैसे बाहर आऊं। कोशिश बहुत सारी करता हूं कि कैसे बाहर आ जाऊं और मुद्दे में चला जाऊं। जो पार्लियामेंट में हो रहा है उधर चला जाऊं, हो हल्ले में वहां चला जाऊं। जो तमाम जगह दिखाई नहीं दे रहा, जो तमाम जगह बात करनी है उधर चला जाऊं। लेकिन दिक्कत मेरी है कि फंस जाता हूं। चॉकलेट अच्छी है? अच्छी, यही है बस। कुल मिला के तो बातचीत का सिलसिला रोज जोड़ना होता है, जोड़ दूंगा, लेकिन आंसुओं के की ऐसी चीज होती है जो मुझसे भी देखी नहीं जाती। क्या करूं? जब जितनी बार मैं आपको देखता हूं मेरी आंखें मिल जाती हैं, जितनी बार मैं उधर जाता हूं उधर आंखें मिल जाती हैं। सारी आंखें मेरी तरफ घूर रही होती हैं। मैं क्या करूं? कहां तक बचूं? कहां से आना हुआ आपका? गोरखपुर से। अरे कोई और बात कहिए। आज मैं कुछ नहीं कहने के मूड में हूँ, क्योंकि इन बच्चों की समस्या और इन अरे आप भी मूड के हिसाब से चलती हैं?
बच्चों का दर्द और वो मतलब जो है इनका दर्द देख करके मुझे बहुत ही दुख हो रहा है। अरे तो जब इतना है सबके दिल में तो काहे नहीं कुछ हो रहा है, हो ही जाए, कुछ बढ़िया बनी ही जाए। जब सब इतना सबका दुखी है मन में, सब एकदम पीड़ा लोटी जा रही है, सब एकदम भाव विहल हैं, तो कुछ ना कुछ तो हो ही जाना चाहिए, है ना जी। कहाँ से आने हुआ आपका? सर रायबरेली यूपी से। क्या नाम है? इंद्रजीत। कोई और बात कहो। सर मैं एक छोटी सी घटना बताता हूँ। मेरे साथ एक कर्मचारी काम करते हैं, उनके बेटे को हुआ था जब वो दिल्ली के एम्स में गए। तुम भी वही बात बताओगे? बिल्कुल सर, इससे बड़ा बात हो ही नहीं सकता सर। और वो दिल्ली में जब देखिए, अब मैं आया आपके पास, मुद्दे पे लौट आया मैं। ईमानदारी से शिद्दत के साथ कोई बात कही जाए तो समाज में असर होता है, कैसे नहीं होता है। क्या काम करते हैं साहब आप? सर मैं ड्राइवर हूँ। ड्राइवर हैं। उन्होंने बहुत जोर दी एक बात, और उन्होंने कहा कि मस्कुलर डिस्ट्रॉफी में जिस पे बड़े बड़े एक्सपर्ट नहीं बोल पाएंगे, मुझे भी बहुत ज्यादा नहीं मालूम है इस पर, डीएमडी, जिसमें मालूम है कि 21 बरस तक मैक्सिमम कोई बच्चा जीता है, तिल तिल मरते हैं, माँ बाप के आंख में आंसू रहते हैं, जानते हैं, यही बस मालूम है। जी क्या किस्सा है? सर उन्होंने जब चेकअप करवाया तो डॉक्टर ने उनको साफ साफ नहीं बताया कि इसका इलाज नहीं। उन्होंने बोला इसका इलाज ही नहीं है और आपका बेटा 10-12 साल जिएगा। तो उन्होंने बोला कि दूसरे बच्चे की प्लानिंग करोगे तब भी हो सकता है उसको ये बीमारी है। उन्होंने अपनी पत्नी को नहीं बताया, हम दोनों आपस में रोए अकेले में, लेकिन उन्होंने अपनी पत्नी को नहीं बताया, अकेले वो दर्द झेल रहे हैं आज तक। कई ऐसे लोग हैं जिन्होंने मुझे अभी विज्ञापन दिया, उन्होंने कहा कि उत्तर प्रदेश, झारखंड, दिल्ली, हरियाणा, राजस्थान, पंजाब, मध्य प्रदेश, 23 का शायद ये पत्र है, सरकार को भेजा गया है। जम्मू कश्मीर, सैकड़ों बच्चे इलाज एवं दवाइयों से अभाव में तड़प तड़प कर अल्प आयु में दम तोड़ देते हैं। इन्होंने लिखा है, किसी परिवार का जिक्र किया है कि उन्होंने आत्महत्या कर ली, इसलिए आत्महत्या कर ली कि अपने बच्चों को देख नहीं सकते थे। मध्य प्रदेश की घटना है ये। वहाँ के पार्षद थे, उनके 2 बेटे थे, पत्नी, और जिक्र नहीं करूंगा मैं। वो उस इलाज के लिए, उस बीमारी के इलाज के लिए, उस तमाम उपक्रम के लिए आज ये तमाम सारे बच्चे यहाँ इकट्ठा हुए हैं और उसके लिए बातचीत करना चाहते थे। मेरे शो में तो रोज कुछ ना कुछ होता है। कहाँ से आना हुआ आपका? फ्रॉम लद्दाख। फ्रॉम लद्दाख। यू वेलकम, यू वेलकम। आज उसी पे बात कर रहे थे। वैसे बात तो पार्लियामेंट पे थी, 150 के करीब सांसद बाहर हैं, मुद्दा वही था। लेकिन हाँ जी बोलो, तुम तो वो हो ना, वो क्या आर के रैपर। रैपर, चॉकलेट का रैपर। हाँ गाने वाला रैपर। आओ अंदर आओ यार, थोड़ा मूड बदलो मेरे शो का। आज शो बहुत अंदर चला गया एकदम। हाँ जी बोलो। शुक्रिया सर। मैं इन मुद्दों से अलग राम मंदिर के ऊपर एक रैप सुनाना चाहता हूँ और बच्चों के दुआ के तौर पे भी सुनाना चाहता हूँ, तो सुनाऊं? हाँ हाँ, कौन रोकेगा? नाम ही ले लिया राम का, रोकने का किसकी हिम्मत है भाई? शुक्रिया। हाँ। है जीवन दाता राम मेरा, मैं राम नाम का जाप करूं, कर देना मुझे माफ जो भगवान अनजाने में पाप करूं, जाप करूं मैं संग में राम के अपनी माता सीता का, वो प्राणी भी क्या प्राणी जो भगत न राम और सीता का। है जीवन दाता राम मेरा, मैं राम नाम के गुन गाऊं, लैला के तो बहुत बने मैं तेरा मजनू बन जाऊं मैं भगत तेरा, क्या देगा मुझको ज्ञान नहीं, चाहे जितना ज्ञानी बन जाऊं पर बन सकता हनुमान नहीं, अनुमान नहीं तेरी शक्ति का, तू पूरे जगत का दाता है, राम नाम जो जपता है वो पाप मुक्त हो जाता है, कलयुग का मैं प्राणी हूँ इस काल खंड में वास करूं, कर देना तू नाश मेरा जो कलयुग का मैं नाश करूं, प्रयास करूं बचने का इस दुनिया की माया से, होता देखा बर्बाद मैंने जो दूर है तेरी छाया से, माया से मुझे लेना क्या, तुझे प्यार करूं मेरी रूह से, मैं अंतिम सांस तक राम राम बस बोलूं मेरे मुंह से मैं। इज रैपर है, ये आधुनिक विधा है, हालांकि छंद से जुड़ी हुई है लेकिन उसको और छंदबद्ध किया जा सकता है। लेकिन क्या नाम है आपका? नहीं थोड़ा सा रह गया अभी, अब रुको, आज इतना रुक जाओ, है ना, आज इतना ही रुको जी। समाजवादी पार्टी, सॉरी आम आदमी पार्टी। आज हमारा होश नहीं ठीक है, तो इतना ज्यादा उलझ गया मैं जी। हाँ जी, बात तो एक ही है, भ्रष्टाचार के आरोपों पर दोनों दुम दबाकर भागते। नहीं
नहीं ये आम आदमी पार्टी है। देखिए, हाँ जी। मैं भी सारे चैनल देख रहा था। सबसे पहले आपका धन्यवाद कि आप इकलौते चैनल है जो इसी गंभीर जैसी समस्या पर बात कर रहे हैं। पहली बात देखिए, अब इन सारे बच्चों का इलाज कैसे होगा, मैं गूगल कर रहा था। हमारे देश में सबसे ज्यादा कम हेल्थ बजट जो है 2% के आसपास हमारे देश का हेल्थ बजट है। मैं गूगल कर रहा था कि राष्ट्रीय हेल्थ मिशन का जो पैसा था उस पैसे में कमी कर दी गई। रिसर्च का पैसा जो सारे देश पूरे वैज्ञानिक का पैसा खर्च होता है, सबसे कम रिसर्च का पैसा खर्च हमारा देश खर्च करता है। जो हमारे वैज्ञानिकों को पैसा मिलना चाहिए इस गंभीर जैसी बीमारी का इलाज ढूंढने के लिए, उनके पैसों में काट दिया जाता है। इनका इलाज कैसे संभव होगा? अरविंद केजरीवाल जी लोग कहते हैं कि हमारे देश में आज भी शिक्षा और स्वास्थ्य जैसे मुद्दे हैं, वो चुनावी मुद्दे होने चाहिए। मैं सारी पार्टियों से आह्वान करना चाहता हूं, 2024 का चुनाव शिक्षा और स्वास्थ्य पे होना चाहिए, बेरोजगारी पे होना चाहिए, मजदूर किसान पे होना चाहिए। इन सारे मुद्दों पे चुनाव वो जो 6 लाख बच्चे जो है धरना पर बैठे हुए हैं, बेरोजगार करके आपने उनको बाहर कर दिया है, उनके बारे में क्यों नहीं बोलते? और वो जो स्वास्थ्य की बात कर रहे हैं यार, हाथ पकड़ रहे हैं। 18 करोड़ नौकरी कहाँ है? बताइए नौकरी का नौकरी तो सबको 500 पवन दिस इज बैड। एम्स तो बने, IIT बने। आपने दिल्ली में एक कॉलेज बता दो जो 700 कॉलेज की बात करते थे। अरे एक हाथ में दिस इज बैड पवन दिस इज बैड जी। आप 700 कॉलेज की बात करते थे, एक कॉलेज बता दो। अरे एम्स की बात करते थे, आप तो कहते थे कि मैं शिक्षा दिल्ली बनाऊंगा। क्या दिया शिक्षा में? स्विमिंग पूल बनाने से शिक्षा मजबूत नहीं होती है। टीचरों को एक काम क्या देते हैं साहब? मेरे गाड़ी में टीचर जब बैठते हैं तो बच्चों को पढ़ाने का काम। ठीक जी। कांग्रेस, मैं देख रहा हूं इन बच्चों को, ये लोग चॉकलेट खा रहे हैं और ये डिबेट का एक नया विद्या भी सीख रहे हैं। अच्छा लगा, कम से कम इस बहाने आपको भी ये लोग अच्छा इंटरटेन कर रहे हैं। मुझे लगता है कि शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार, महंगाई, ये सारे मुद्दे देश में हैं और इन मुद्दों पर बहस संतुलित होकर के सबको करना चाहिए और करने की जरूरत है। पक्ष विपक्ष बात विचार, वाद विवाद, संवाद चलते रहना चाहिए और चलता रहा है। लेकिन जितने संवेदनशील मुद्दों को भैया जी कहीं उठाता है, आज पहली बार मुझे लगा 5 साल 6 साल में कि आपने इस पूरे शो को डेडिकेट किया है इनके लिए। मैं स्वयं ताली बजा रहा हूं और पूरा आपका ये जनमानस ताली देश जो देख। मैंने इसमें गलती टेलीविजन वालों की भी है, बहुत बड़ी गलती है टेलीविजन वालों की। कुछ कहना है आपको? क्या नाम है पहले आप बताइए। सीमा, कहाँ से आई हैं? मैं दिल्ली से ही हूँ। दिल्ली से? दिल्ली में कहाँ रहती हैं? त्रिलोकपुरी। जी बोलिए। मेरा बेटा चंद्रयान के इतने सपने देखता है। चंद्रयान के? बहुत। अभी वो चंद्रयान पे जब पहुंचा था तो मेरे बेटे ने फोटो भी बनाई थी कि मम्मा, और जब तक उसने रोटी भी नहीं खाई कि जब तक वो पहुंचा नहीं। वो इतने सपने देखता है, उसना बहुत सोचता है उसके बारे में, लेकिन वो कैसे पूरा होगा? वो कैसे पूरा होगा जब उसको ये भी नहीं पता कि मेरी एज में कब तक रहूँगा, कब तक। मेरा बेटा 11 ईयर का हो जाएगा 25 दिसंबर को। इस बार वो अपना बर्थडे मनाने के लिए भी मुझे मना करा, कह रहा मम्मा मेरा बर्थडे नहीं मनाना, मुझे, मैं ठीक नहीं हूँ, मेरा बर्थडे नहीं मनाना। बीमार एक बच्चा चंद्रयान के सपने देखता है, बोल नहीं सकता। बोलना है, तुम्हें बोलना है। क्या नाम है इनका? नाम अथर्व लोधी। जी बोलो, क्या कहना है? कुछ कहना है क्या? पार्गल से मुझे खेलना है। हैं? पार्गल से मुझे खेलना है। काहे से खेलना है? अच्छा, पार्क में मुझे खेलना है। अरे हाय, कलेजा चीर के रख दिया इसने। बोला पार्क में मुझे खेलना है। मांगा भी तो क्या, चांद नहीं मांगा हुजूर। बोला पार्क में बस खेलना है मुझे इतना दे दो। और हम इतना भी ना दे पाए, 1 इंच ना दे पाए जिंदगी। मालूम है ये होगा, ये तय है कि क्या होना है। उसमें भी हंसी है अथर्व के चेहरे पे, और वो हंसी ये कहती है कि मुझे पार्क में खेलना है, बस मुझे इतना दे दो। प्रतीक जी, मैं यही बोलना चाहती हूँ कि ये बच्चों को आज खेलना है, उड़ना है, आकाश की ऊंचाइयों को छूना है,
और कहीं ना कहीं ये जो बीमारी है इसकी वजह से ये नहीं लड़ पा रहे हैं। लेकिन भारत वो संस्कृति है, आज हमारी साइंस एंड टेक्नोलॉजी, अगर आज हम अमृत काल में जी रहे हैं तो कहीं ना कहीं उस अमृत काल का साक्षात्कार भी कर रहे हैं कि आज विश्व का सबसे पहला देश चंद्रयान में साउथ पोल में पहुंचने वाला आपका देश है। कोविड की वैक्सीनेशन वॉर हमने जीती है। निश्चित रूप से मेरे भाई, जिस प्रकार से टेक्नोलॉजी के ऊपर, जिस प्रकार से हेल्थ केयर के ऊपर, वेल्फेयर के ऊपर, रिसर्च के ऊपर, चाहे वो डिफेंस हो, चाहे वो हमारी स्पेस हो, चाहे वो मेडिकल हो, हम जो अपने देश को, अपने साइंटिस्टों को जो इंफ्रास्ट्रक्चर दे रहे हैं इस काल में, निश्चय रूप से आज इस देश ने पोलियो भी हराया, इस देश ने लेप्रोसी भी हराया, कोविड की वॉर भी जीती, और हम मस्कुलर डिस्ट्रॉफी के अगेंस्ट भी ये वॉर जीतेंगे। इसका मैं आश्वासन देती हूँ कि हमारी संस्कृति, हमारी साइंस और टेक्नोलॉजी हमको बहुत आगे लेके जाएगी। जी, मैं आता हूँ, पवन आता हूँ। जी, प्रभात जी। जब कोरोना का काल चल रहा था प्रतीक भाई, तो जो 2 पंक्ति मैंने लिखी थी, आज मुझे लगता है वो पंक्ति सार्थक हो रही है। जो मेरी बहन ने कहा वही वो पंक्ति का हिस्सा था कि शहर शहर और डगर डगर भूखा भारत चलता है, मंगल तक तो पहुंच गए, ऐसा भारत खलता है।